नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम कानपुर से एक बार फिर आप लोगों के सामने अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो जब भी कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में बाकी और चीज़ों के साथ ये बात ज़रूर आती है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल डिलीवरी में कैसा दर्द होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये दर्द बच्चे वाले हैं, कब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कैसी होती है डिलीवरी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है। जब कोई भी फीमेल नॉर्मल बर्थ कैनाल से या वेजाइनल ओपनिंग से बच्चा पैदा करती है तो उसको हम लोग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। मगर कोई भी डिलीवरी तब ही नॉर्मल कही जाती है जब पेशेंट को दर्द टाइम से आए, मतलब 9वें महीने में दर्द आए, बच्चा हेल्दी हो, दर्द की इंटेंसिटी ठीक हो, दर्द के साथ बच्चा नीचे आराम से खिसकता जाए, बच्चा खिसकने के दौरान उसकी धड़कन ठीक रहे, पेशेंट को हरा पानी ना छूटे, मरीज का बीपी ठीक रहे, जो ड्यूरेशन है लेबर की वो नॉर्मल रहे, जैसे 6 से 12 घंटे में डिलीवरी हो जानी चाहिए तो 6 से 12 घंटे में डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी होने के बाद ज़्यादा खून ना बहे और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो इस पूरी प्रक्रिया को कंबाइंड तरीके से हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। तो क्या होते हैं वो लक्षण जिससे पेशेंट को पता चलता है कि अब ये जो दर्द है हमें वो बच्चे वाले दर्द है और मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि 7वें महीने के बाद अक्सर मरीज ये कंप्लेन करता है कि नीचे की तरफ भारीपन लगता है, नीचे की तरफ दर्द होता है। तो ये वाले जो दर्द होते हैं वो यूजुअली स्ट्रेच वाले पेन्स होते हैं। जैसे जैसे वजन बढ़ता है माँ के पेट में वैसे वैसे मसल्स भी ओपन होती है नीचे की। 8वें महीने से बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू करता है, अपनी पोजीशन लेना शुरू करता है। तो उससे नीचे की मसल्स में जो स्ट्रेच महसूस होता है वो वाले पेन्स के कारण पेशेंट अक्सर बोलता है कि अब मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। मगर ये वाले जो पेन होते हैं वो डल होते हैं और पूरे समय बने रहते हैं। आपको लगता है कि हल्का हल्का पेन मुझे पूरे समय बना हुआ है और ज्यादातर सामने की जो हड्डी होती है उसमें पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। तो ये वाले पेन्स जो है वो फॉल्स पेन्स हैं और ये लेबर पेन्स नहीं कहे जाते हैं। तो क्या होते हैं लेबर पेन्स? लेबर पेन्स जब भी होते हैं हमेशा रुक रुक के होते हैं। आपको पीठ की तरफ से कमर से दर्द शुरू होता है, दर्द आगे की तरफ आता है, आपका पेट टाइट हो जाता है और थोड़ी देर में आपका पेट ढीला पड़ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, आपका दर्द गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे दर्द भी हुआ था। और ये दर्द फिर बार बार होता है और धीरे धीरे इस दर्द की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। माने जैसे पहले आपको अगर ये दर्द आधे आधे घंटे में आ रहे हैं तो फिर ये दर्द आपको 20 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में आएंगे, 10 मिनट में आएंगे और ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। अगर 10 सेकंड तक दर्द सस्टेन कर रहा है तो धीरे धीरे ये 30 सेकंड तक रहेगा, 1 मिनट तक रहेगा और जल्दी जल्दी आएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, दर्द तेज होता जाएगा। तो हमेशा बच्चे वाले दर्द रुक रुक के होते हैं। रुक रुक के दर्द क्यों होते हैं? जिस समय आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय उसकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। तो बच्चे को उस समय कन्हाड़ी से ब्लड और ऑक्सीजन दोनों कम मिलती है। तो ये एक नेचुरल तरीका है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड और ऑक्सीजन कम मिलती है तो उसके बाद यूट्रस रिलैक्स होता है, दर्द खत्म हो जाता है ताकि बच्चा सांस ले सके, उसको ब्लड मिल सके एंड देन अगेन उसके बाद दर्द उठता है। इसके साथ में जब बच्चे वाले दर्द आपको होते हैं तो इसके साथ में नीचे से आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी पेशाब जैसा पतला पानी भी छूटता है आपको। तो ये वो लक्षण है जिससे आपको समझ में आता है कि मेरे ये दर्द जो है वो बच्चे वाले दर्द है और अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया कि ये हमारे बच्चे वाले दर्द हैं और आप अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एडमिशन की सलाह दी। तो भर्ती के बाद फिर क्या होने वाला है आपके साथ? जब आप एडमिट होते हैं तो आपके वाइटल्स चेक होते हैं, पल्स, बीपी, बच्चे की धड़कन। उसके बाद आपको चेंज करा के रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। आपका इंटरनल चेकअप होता है ये देखने के लिए कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है, बच्चा किस जगह पे है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है।
आईवी लाइन सिक्योर की जाती है और उसके साथ ड्रिप्स लगाई जाती है और इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल सके उसके इंजेक्शंस होते हैं और कुछ दर्द बढ़ाने के। अगर दर्द आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं तो दर्द बढ़ाने के इंजेक्शंस हम लोग नहीं भी लगाते हैं। वो सब पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। कई बार आपको एनीमा भी लगाया जाता है। एनीमा हम लोग इसलिए लगाते हैं कि एनीमा लगाने से लैट्रिन का रास्ता खाली हो जाता है, जो कि बच्चा निकलने की जगह बनाता है नीचे, क्योंकि बच्चेदानी का रास्ता, लैट्रिन का रास्ता और पेशाब का रास्ता आगे पीछे होते हैं, एक लाइन में होते हैं। तो हम लोग एनकरेज करते हैं कि आप यूरिन पास करके आइए और एनीमा लगाते हैं ताकि नीचे की तरफ से जगह बन सके। इसके बाद आपको एनकरेज किया जाता है कि आप हर दर्द के साथ बियर डाउन करें, नीचे की तरफ जोर लगाएं। हर 2 से 3 घंटे में बच्चे की धड़कन चेक होती है, आपके वाइटल्स चेक होते हैं, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है आपका, बच्चे की धड़कन ठीक है दर्द के साथ, नीचे से गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, हरा पानी तो नहीं निकल रहा है, नीचे से आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ज़्यादा, आपकी लेबर स्मूथ प्रोग्रेस कर रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रहा, बच्चे के सर पे घूमड़ जैसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बहुत देर तक एक ही जगह अटका हुआ है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से देखने के लिए आपको हर 2 घंटे में, 3 घंटे में आपका चेकअप किया जाता है। तो ये जो लेबर की पूरी प्रोसेस होती है, इसमें 6 से लेके 12 घंटा और कभी-कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। डिपेंड करता है आपकी कौन-सी डिलीवरी है। पहले बच्चे में यूजुअली ये टाइम ज़्यादा लगता है और दूसरे और तीसरे डिलीवरीज़ में कंपैरेटिवली ये वाली टाइमिंग कम हो जाती है। हमारी भाषा में लेबर के 3 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज लेबर की होती है जब बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू होता है, तब से 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन, जिसको हम लोग फुल डायलेटेशन कहते हैं, तब तक। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है जब बच्चा पूरे बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, तब से लेके बच्चे के बाहर आने तक। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होती है कन्हाड़ी के बाहर निकलने की। और फोर्थ स्टेज आजकल एक नई जो ऐड की गई है, वो उसके बाद जो हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, वो वाली स्टेज होती है। तो आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्रॉस कर गए हैं, बच्चे का हेड बिल्कुल पेरिनियम पे आ गया है नीचे की तरफ। इस समय पेशेंट को जो दर्द होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको लगता है नीचे से कुछ निकल जाएगा या लैट्रिन छूट जाएगी। तो उस समय हम लोग कंसोल करते हैं कि आप लैट्रिन करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे का सर इतना नीचे आ जाता है कि इस तरीके से फील करता है पेशेंट कि मेरे को लैट्रिन लगी हुई है। तो इस समय हम लोग जगह बनाने के लिए नीचे का एरिया सुन करते हैं और सुन करके एक छोटा सा कट लगाते हैं। तो ये जो कट है वो भी हम लोग पहले बच्चे की डिलीवरी में ज़्यादातर या हमेशा ही लगाते हैं, और दूसरे और तीसरे बच्चे में क्योंकि स्पेस पहले से बनी हुई होती है या कभी-कभी बच्चे का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है ये कट लगाने की। कट क्यों लगाया जाता है? कट इसलिए लगाया जाता है कि एक जगह वहाँ पे बढ़ाई जा सके, स्किन फैलाई जा सके, और अगर हम कट नहीं लगाएँगे और बच्चा डिलीवर होना है तो वो फाड़ के भी बाहर आ सकता है। तो उस केस में टियर जो है वो इर्रेगुलर होते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और स्टिचिंग के बाद भी नीचे के एरिया के ढीलेपन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। हम लोग जो कट लगाते हैं वो क्लीन कट होता है और जितना कट लगाते हैं उतना ही उसको बाद में स्टिच कर दिया जाता है। तो नीचे के एरिया में जो ढीलापन होता है बाद में डिलीवरी के बाद, उसके चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले बच्चे का सर बाहर आता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चे का सर बाहर आने में ही होती है। एक बार जब बच्चे का सर बाहर आ जाता है तो कुछ सेकंड्स में ही फिर पूरी बॉडी फटाफट बच्चे की बाहर आ जाती है और बच्चा डिलीवर हो जाता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो हम उसके कॉर्ड्स में 2 क्लैंप लगाते हैं, बीच से कॉर्ड को कट करते हैं और बच्चा पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो कि उसके नाक और मुंह को साफ करता है, उसके अंदर कोई गंदा पानी चला गया हो तो वो निकालता है, देखता है कि आपका बच्चा हेल्दी है, ठीक से सांस ले रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मीनवाइल जब आप लेटे रहते हैं तो इसके बाद आपको फिर एक बाउट पेन का आता है। तो कई बार पेशेंट बोलता है कि मैडम बच्चा तो निकल गया है मेरा, अब क्यों मुझे दर्द हो रहा है? तो अब जो दर्द होता है वो इसलिए होता है कि आपकी कन्हाड़ी, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं हम लोग, वो अभी अंदर है और उसका निकलना बाकी है। इस समय हम लोग थोड़ा-सा आपका एब्डोमेन मसाज करते हैं, जो कि हेल्प करता है प्लेसेंटा के बाहर निकलने को, और थोड़ी देर में एक बाउट पेन का आने के बाद प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, थोड़ा ब्लीडिंग होती है और हम लोग उसको कंट्रोल ट्रैक्शन से धीरे-धीरे बाहर निकाल लेते हैं।
इसके बाद जो हम लोगों ने कट लगाया होता है उसको फिर से एक बार सुन करते हैं और उसको लेयर्स में स्टिच कर देते हैं। इस सारी स्टिचिंग के बाद नीचे का एरिया आपका क्लीन किया जाता है, देखा जाता है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई और टीयर तो नहीं है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, और उसके बाद आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। आपको कम से कम 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटल से घर जाने की बहुत जल्दी मत करिए, क्योंकि इनिशियली जो पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो फर्स्ट 24 आवर्स में ही होते हैं, और फर्स्ट 24 आवर्स जो है वो आपके लिए रेस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी में पेशेंट पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो प्लीज़ हम लोगों को मॉनिटर करने दीजिए कि आप ठीक ठाक हैं और एक हेल्दी बच्चा और हेल्दी मदर हम लोग डिस्चार्ज कर सकें। इस दौरान जो है आपको खाने-पीने को अलाउ किया जाता है, ब्लीडिंग आपकी चेक की जाती है, स्टिचिंग की सिकाई की जाती है, यूरिन करने के लिए आपको एनकरेज किया जाता है, क्योंकि पेशाब अगर भरी रहेगी तो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 24 आवर्स में आप अपना हेल्दी बच्चा लेके डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी किस तरीके से होती है, किस तरीके से की जाती है। कुछ कन्फ्यूजन्स और कुछ डर आपके खत्म हुए होंगे, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, या कोई और बात हो और आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं पर्सनली, तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।